गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर पहला पढ़ रहे थे हम। आज हम आगे पढ़ेंगे इतिहासकार उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल हमने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात क्या है, जो इतिहास होता है उसका जो कालखंड होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग समय में अलग अलग जो जानकारियां हैं उनके आधार पर हम इसका पता करते हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। अर्थात जो इतिहासकार है, जब किसी चीज़ का पता लगाते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें जो जानकारी है वो किस आधार पर मिल रही है। तो वो जो आधार थे उनमें सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य अर्थात जो भवन निर्माण उनकी जो स्थिति है वो कैसी थी, लिखित सामग्री के कैसी मिली है, उसके आधार पर बताया जाता है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। प्राचीन समय में तो कागज का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे फिर उसमें परिवर्तन हुआ और कागज का आविष्कार हुआ और फिर कागज सस्ता था। इस वजह से इसका उपयोग ज़्यादा करने लगे। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने के लिए इनका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अर्थात जो ताड़पत्र वगैरह थे उन पर जो पांडुलिपियां लिखी गई थी उनको अभिलेखागारों में उनको सुरक्षित किया गया। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापेखाने तो थे ही नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृतियां बनाते थे। अर्थात क्या है कि जो छापेखाने थे वो नहीं थे, इस वजह से लोग पांडुलिपियां खुद लिखते थे, अपने हाथ से लिखते थे। अगर आपने कभी किसी चित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे में बहुत ही अलग अलग हो गई। अर्थात लिखना एक ही चीज़ के बारे में चाहते थे, लेकिन उनमें धीरे धीरे अंतर विद्यमान होता गया। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद दिन कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अर्थात हम किसी एक ही कालक्रम या एक ही कालखंड को देखने के लिए अलग अलग जो प्रतिलिपियां होती है या अलग अलग जो साहित्य होता है उनका अध्ययन करते हैं और फिर उनमें क्या हम समानता देखते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे।
14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद ही लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कई दबा पड़ा था। अर्थात कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास लिखित साक्ष्य होते हैं वो हमें क्रमिक रूप से नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे इतिहास को समझने में अंतर आ जाता है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरीके के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों अर्थात बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। अर्थात अलग अलग समय पे जो शासक थे वो शासक जैसे अलग अलग तरीके से युद्ध प्रणाली में परिवर्तन हुए। तो पहले जैसे बारूद का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ और लोग बारूद का इस्तेमाल करने लगे। इस उपमहाद्वीप में नई तरीके की खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलों उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना में बहुत बढ़ गया था। लोग क्या है कि नए स्थानों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, अपने रोजगार के लिए, आजीविका के लिए, या जो राजा महाराजा थे वो युद्ध के लिए। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात जो राजपूत है वो राजपुत्र से ही निर्मित हुआ है, अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षेत्रीय वर्ग होने के कारण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। अर्थात सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि जो अपने राज्य की रक्षा करता है, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए जो अपने बलिदान देता है, वही राजपूत कहलाया। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। अर्थात जो राजा महाराजा थे उनके दरबार में कुछ कवि होते थे जो राजाओं के मान सम्मान और उनकी एक तरीके से उनके लिए जो कविताएं लिखते थे उनका गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया। अर्थात अलग अलग जो क्षेत्र थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग समूहों ने भी अपना प्रभुत्व दिखाया और उन्होंने भी अपने राज्य स्थापित किए। इस काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो खेती की आवश्यकताएं बढ़ी। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने में लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। अर्थात जो राजा महाराजा थे वो राजा महाराजा राज्य की आय को बढ़ाने के लिए जो किसान होते थे उन किसानों पर टैक्स लगाते थे, तो वो टैक्स उन्हें चुकाना पड़ता था किसानों को। स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। अर्थात कुछ के पास में तो अधिक ज़मीन होती थी
तो उनकी आवश्यकताएं तो पूरी होती थी। लेकिन कुछ क्या करते थे, जिनके पास में ज़मीन कम होती थी या एक तरीके से उनका गुजारा कम चलता था, तो वो क्या है कि जानवर भी पालते थे और जानवरों को पालकर अपना जीवन चलाते थे। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी का कार्य अर्थात तो मेहनत मजदूरी का कार्य भी करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उनके समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा होने लगा। अर्थात जो समाज था, उस समाज में क्या है कि जो लोगों की अलग अलग जो भूमिकाएं होती है, उन भूमिकाओं के आधार पर वर्गों में विभाजित हो गए। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और का। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहते थे। अर्थात ग्रामीण जो क्षेत्र होते थे, उनमें एक पंचायत का निर्माण किया जाता था, जो सामान्य रूप से जो वहाँ के क्षेत्र की जो समस्याएं थी उनका हल करते थे। लेकिन जातियों को अपने रिवाज के, गाँव के रीति रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँवों का मुखिया का शासन होता था। अर्थात कुछ गांव ऐसे थे जहां पर जो शासन है, जैसे राजा शासन करता है, वैसे कुछ मुखिया होते थे, उन मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर होती थी। अर्थात जो मुखिया होते थे, वो किसी एक क्षेत्र की तरह कार्य करते थे। ठीक है।